कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 7.3। इसमें वो कहता है आपने क्या फाइंड आउट करना जी, I1T फाइंड आउट करनी है। ये आप देख सकते हैं मैंने लूप के अंदर करंट्स के नाम लिखे हुए हैं, I1T और I2T। I1T इस लूप में फ़्लो कर रही है, जबकि I2T इस लूप में फ़्लो कर रही है। ठीक है, तो टेंशन वाली इतनी खास बात तो नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह आपके लिए इजी ही होगा ये क्वेश्चन। तो अगर इजी ना भी हुआ तो मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह इसे इजी करके छोड़ूंगा। तो देखें यहाँ पे लगा हुआ है इंडक्टर। सबसे पहला आपका क्या काम होगा जी, ट्रिगर को 0 माइनस पे रख के हम इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। पहले ही मैं ये चीज़ बता दूँ, ठीक है। तो आपने टाइम को 0 माइनस पे रखना है, ठीक है। और एक इंडक्टर के क्रॉस हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसकी करंट फाइंड आउट करते हैं। तो चले आए, मैं टाइम 0 माइनस पे इसका सर्किट ड्रा कर लेता हूँ जी। एट t इज इक्वल टू 0 माइनस। तो इसका सर्किट स्टूडेंट्स एज इट एज ही रहेगा। लेकिन आपको पता है एक इंडक्टर में जब मतलब टाइम 0 माइनस की बात चल रही है, तो इसका मतलब इस इंडक्टर में कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स स्टोर नहीं होगा, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं होगा। लिहाजा इसके एक इंडक्टर जब कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट नहीं करता तो उसे शॉर्ट वायर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दिया जाएगा, बाकी सारा सर्किट एज इट एज आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने ये सर्किट ड्रा कर दिया है, जिसमें हमने इंडक्टर को बस से शॉर्ट वायर के तौर पे रिप्लेस किया और उसकी जगह उसकी करंट मेंशन कर दिया। तो अब आप यहाँ पे टू वे के साथ अपना काम कर सकते हैं कि आप चाहें तो पहले मतलब इसको लूप एनालिसिस से हल कर लें, यानी आप इसके ऊपर KVL चला सकते हैं। अदरवाइज़ आप KVL अगर नहीं लगाना चाहते तो आप इनडायरेक्टली KCL से भी इसे हल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, फिर हमें लूप की ही मदद लेनी होगी। लेकिन अभी हमारा काम क्या है जी, हमारा काम है सिर्फ करंट को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे एक नोड बन रहा है जिसे सरफेस नोड कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें मिलती हैं। तो इस नोड का नाम हम कुछ भी रख देते हैं, वोल्टेजेस का नाम V1 चले मैंने रख दिया। अब देखा जाए तो नीचे भी एक सरफेस नोड है जिसे हम ग्राउंड कर देंगे ताकि करंट फ्लो कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट V1 और 12 वोल्ट के दरमियान और बाद में कोई भी रजिस्टर एग्जिस्ट नहीं करता। लिहाजा यहाँ पे जो भी इसका जानिब जब हम करंट भेजेंगे, जो भी साइन ऊपर आएगा वही वोल्टेज इसके बराबर होंगे। तो देखें अब यहाँ पे अगर मैं करंट भेजता हूँ, पॉजिटिव पोल ऊपर आता है, लिहाजा V1 किसके इक्वल हुए जी, 12 वोल्ट के। और वैसे भी आप ये चीज़ जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये पैरेलल में ही इसके लगा, क्योंकि इसकी अपर वायर भी कॉमन है, लोअर वायर भी कॉमन है, तो ये पैरेलल में लगा। लेकिन कुछ अक्सर होता है कि ये उल्टा सोर्स लगा दिया जाता है, माइनस का पोल ऊपर होता है, पॉजिटिव का पोल नीचे होता है। तो हम इस वजह से इस लिहाज से देखते हैं। अदरवाइज इसका मेन कंसेप्ट यही है कि पैरेलल में होने की वजह से इनका आंसर सेम होता है, यानी कि इनके वोल्टेजेस सेम होते हैं। लेकिन वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इस वजह से मैं आपको इस वे से समझाता हूँ, ठीक है। तो V1 तो मालूम हो गए स्टूडेंट्स, अब पीछे रह क्या गया है। देखिए हमें जब इस नोड के वोल्टेजेस मालूम है तो हम पूरे सर्किट के ऊपर KCL अप्लाई करने की बजाय सिर्फ इसी वायर के ऊपर KCL यानी कि ओहम्स लॉ का इस्तेमाल कर ले तो हमारा काम डन हो नहीं जाता। देखिए इस वायर के वोल्टेजेस भी मालूम है और रजिस्टर भी मौजूद है, और बस हमने करंट मालूम कर लिया। तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा IL 0 माइनस इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई 12 ओहम रजिस्टर। तो देखिए 12 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा, 1 एम्पेयर आ जाएगा। तो ये जी आपकी आ गया करंट 0। तो 0 माइनस पे जब आपकी करंट फाइंड आउट हो चुकी है, अब आपने क्या करना है जी, ट्रिगर को लेके जाना है, टाइम को लेके जाना है 0 प्लस पे। अब ट्रिगर आपका ओपन हो जाएगा, पहले वो क्लोज था अब ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से इस वायर का वजूद खत्म हो जाएगा, यानी इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। बस इतना सा सर्किट रह जाएगा जिसे मैं आपको मतलब ड्रा करके बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने इसे ड्रा कर दिया और एज इट एज इंडक्टर भी हमारा एज इट एज आ गया। अब बात यह है कि बच्चे यहाँ पे एक चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि I2T हमने क्यों नहीं यहाँ पे मेंशन की। I2T को मेंशन करने का मतलब कि फ़ायदा ही नहीं है। अभी मैं आपको इसकी कहानी मेन बताता हूँ। इसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रही थी, I2 इस लूप में थी और डायरेक्शन के मुताबिक उसने डायरेक्शन मैंशन की। लेकिन ये आपको आजमाने का एक तरीका है। अगर वो इस तरह से ना करता है, ऐसे ही लूप बना के दे देता, तो आपको कोई मतलब कि आपका कंसेप्ट नहीं चेक कर पाएगा। इससे आपका कंसेप्ट चेक होता है। देखें इनकी डायरेक्शन के मुताबिक I2T इस लूप की करंट है, जबकि I1T इस लूप की करंट है। तो लिहाजा इस लूप के अंदर सिर्फ I1T फ्लो कर रही है, तो हम I1T को ही यहाँ पे फ्लो करवाएंगे। ठीक हो गया जी।
और अगर आप I1T ना भी लें, मतलब I2T, मतलब यहाँ पे एक चीज़ और आपके जहन में आएगी, 6 की ओम के क्रॉस तो 2 करंट फ्लो कर रही हैं, फिर हम उसका क्या करेंगे। आप यहाँ पे I1T ना लें, I2T ना लें, आप अपनी आउटपुट के मुताबिक चलें। आपको I1T चाहिए ना, तो आप आउटपुट के मुताबिक आपके सामने एक सिंगल लूप है, सिंगल लूप में कैसे 2 करंट फ्लो कर सकती हैं। लिहाजा आपको मैं ये भी चीज़ बताता चलो स्टूडेंट्स, वो जो I2T थी ना, वो इस वजह से फ्लो कर पा रही थी क्योंकि ये ट्रिगर क्लोज था। अब जब ये ट्रिगर ओपन होगा तो 6 ओम के 6 ओम तक तो कोई करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगी, मतलब I2T पीछे ही रह जाएगी। तो यही वजह है इसमें अब सिंगल करंट फ्लो कर रहा है जिसका नाम I1T है। अब हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था इंडक्टर के केस में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, KVL के थ्रू। तो KVL लगाएंगे जी, तो चलिए KVL लगाते हैं। यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, एक रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो I यहाँ पे क्या है I1T और R क्या है 6, तो ये आ जाएगा 6I1T। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे 12 ओहम का रेजिस्टर आएगा, तो 12 ओहम की कैसे लिखेंगे हम, 12I1T, यानी इसके भी इसी तरह से वोल्टेजेस आ जाएंगे। और एक आपको मैं ये चीज़ याद करवाता चलूँ, एक इंडक्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज किसके बराबर होते हैं, उसके वोल्टेज बराबर होते हैं इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यही यहाँ पे फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा L डेरिवेटिव ऑफ, मुझे L की जगह 2 लिखना चाहिए था लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चले हम कर लेते हैं उसको भी सही, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ गए, तो हमारा ये लूप मुकम्मल हो गया। अब हमने क्या करना है जी, आपको पता याद होगा कि मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक असूल है कि डेरिवेटिव के साथ कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 मौजूद होना चाहिए। तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, L के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा d/dt I1T, ठीक है। और ये 6 + 12 18 हो जाएगा। 18 को आप देखें 18I1T होगा, तो 18 को जब L से डिवाइड करवाया जाएगा, तो यहाँ पे 2 वैल्यू है L की, तो 18 को 2 से डिवाइड करवाए कितना बचता है, 9 बचता है। तो ये आ गया I1T, 9I1T इज इक्वल टू 0। अब मैं लिखूंगा होम डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में वोल्टेजेस और करंट कुछ भी नहीं देखा जाता, वो एक्स की फॉर्म में हो सकते हैं, यानी एक्स का मतलब होता है यहाँ पे करंट भी हो सकता है, यहाँ पे वोल्टेज भी हो सकता है, और इज इक्वल टू प्लस ए एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल ए। अब इसकी जो होमोजीनियस फॉर्म होती है वो होती है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू K1 + K2 e की पावर -t/τ। अब यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ, और इंडक्टर के केस में हम टा कैसे मालूम करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडक्टर के केस में हम टा को कैसे मालूम करते हैं, टा का फार्मूला होता है हमारे पास टा इज इक्वल टू L/R थेवेनिन इन द केस ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो आर थेवेनिन मैंने आपको बताया था किस सर्किट से मालूम करते हैं, जो टाइम 0+ पे होता है। तो ये टाइम 0+ पे हमारा सर्किट है, हमने इंडक्टर की जगह पोल ओपन करके बस आर थेवेनिन मेंशन करनी है, तो हमें वहां से आर थेवेनिन मिल जाएगी। तो चलिए आप करते हैं जी, ये हम आर थेवेनिन के लिए सर्किट ड्रा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने है, ये मैंने पोल ओपन कर दिया आर थेवेनिन के लिए, ठीक है। आर थेवेनिन और इस तरह से ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर था, यहाँ पे 12 ओम का रजिस्टर था, ये आपके सामने ही है। तो आर थेवेनिन आपको पता है पैरेलल और सीरीज का रजिस्टर चेक करने का क्या रूल है। अगर इन दोनों के पोल अपर और लोअर साइड दोनों साइड से इनका कॉमन पॉइंट हो, फिर तो ये पैरेलल होते हैं। अगर एक पॉइंट कॉमन है दोनों में, तो वो सीरीज में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट कॉमन हो रहा है दोनों में वायर्स का, लोअर साइड से दोनों ओपन है। देखें ये भी अपनी नीचे वाली साइड से ओपन है और ये भी अपनी नीचे वाली साइड से ओपन है, मतलब ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, लिहाजा ये दोनों सीरीज में है। तो आर थेवेनिन किसके बराबर आ जाएगी, इन दोनों के सम के, 12 + 6 हो जाएगा, तो ये 18 ओम आ रही है। और L आपके सामने था, L आपके सामने 2 हेनरी था, तो 2 / 18 आ गया, यानी ये आ रहा 1/9। तो इसको कैसे मतलब करना है, यहाँ पे सेट मैं आपको बता देता हूँ। ये 1/9 सेकंड है, इसको इशारे में ना कीजिएगा क्योंकि ये आपका वैसे भी सेट हो सकता है। अब ये तो आ गया। K1 को आपको पता है कैसे मालूम करते हैं, K1 का फार्मूला होता है कैपिटल A और स्मॉल a। इसको अगर मिलाया जाए इस इक्वेशन के साथ, तो कैपिटल A तो यहाँ पे 0 मिल रहा है, जबकि स्मॉल a 9 है, और 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करवा दो वो 0 ही रहता है, लिहाजा K1 हमारे पास 0 आ गया। और K2 को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वैल्यूज पुट करके। तो चलिए आए
वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स ऑफ टी की जगह क्या आएगा I1t, बिकॉज हम इक्वेशन जिसकी लिख रहे होते हैं उसी लिहाज से होमोजीनियस फॉर्म लिखी जाती है। तो I1t K1 की जगह तो 0 आ गया, सिर्फ रह गया K2 e की पावर माइनस टी ओवर टा। अब आपको पता है बटे का बटा उलट जाता होता है, टा अगर बटे में 1/9 आएगा तो 1/9 उलट के ऊपर -9t बना देगा। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन। अब आपने K2 कैसे फाइंड आउट करना है, आपने टाइम को ले जाना 0 पे, तो 0 माइनस पे I1 0 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा K2 e की पावर 0 माइनस मीन 0 ही होगा, तो e की पावर 0 आ जाएगी। अब आप बोलेंगे कि सर I1 0 माइनस तो हमने फाइंड आउट ही नहीं किया, हमने तो IL 0 माइनस फाइंड आउट किया था। लेकिन स्टूडेंट्स आपकी यही मिस्टेक है जो आपको अक्सर मरवा भी देती होती है। यहाँ पे देखें I1t और IL 0 माइनस दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दो करंट्स की डायरेक्शन सेम होती है तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं। तो ये आप चीज़ मेंशन भी कर दीजिएगा, अगर आपका दिल करे आप लिख दीजिएगा I1 0 माइनस इज इक्वल टू IL 0 माइनस विच इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, यानी दोनों की वैल्यू सेम है बिकॉज दे हैव सेम डायरेक्शन। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी तो ये हो सकता है कि आपकी डायरेक्शन क्या पता अपोजिट हो जाए, लेकिन अपोजिट होती नहीं है, मैंने अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा। तो अगर अपोजिट हो जाए तो बस आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो -1 आप लिख सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखें K2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अम्पेयर, बिकॉज इसकी वैल्यू 1 आई थी, लिहाजा हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। बस मेन इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं जो भी अभी हमने लिखी है। I1t इज इक्वल टू K2 की जगह 1 आ गया, e की पावर -9t। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है, ग्राफ मैंने आपको बताया था, हमने 2 पॉइंट्स चेक करने होते हैं, एक 0 पे और एक इन्फिनिटी पे, यानी कि स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट जब मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ I1 0, तो क्या होगा, टाइम की जगह 0 पुट होगा तो ये सिर्फ 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 एम्पेयर। और अगर मैं पुट करता हूँ जी इन्फिनिटी, I1 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी हो जाए, टाइम की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, तो किसी भी चीज़ की अगर पावर इन्फिनिटी हो तो उसको टोटली 0 कर देता है। तो e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 आएगा, 1 × 0 0। तो देखें क्या हो रहा है जी, हमारा ग्राफ फॉल कर रहा है वक्त के साथ साथ। एक इंडक्टर में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो बाद में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आपने मैक्सिमम पॉइंट मेंशन करना है 1 एम्पेयर, यहाँ पे मेंशन करना आप किसके लिए बना रहे हैं, I1t के लिए, और किस यूनिट में, एम्पेयर में, मिली में भी कहीं बनाते हैं, इस वजह से हमें ये मेंशन करना होता है। और टाइम को आप सेकंड में ले रहे हैं, ये भी मेंशन कर दे और यहाँ पे 0 ले लें, ठीक है। अब आपको ये सामने ही था कि आपका ग्राफ फॉल कर रहा था, तो आपने ये सरफेस बनानी है और इसको फॉल करवा देना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।